आज प्रोग्राम में बात करेंगे वजीर खजाना असद उमर की, जिनकी जेर सदारत आज इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में कुछ अहम फैसले भी किए गए, जिनमें से एक ये है कि गैस की कीमतों में फौरन इजाफा नहीं किया जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हुकूमत के मुशीर अब्दुल रज़ाक दाऊद की, जिन्होंने बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स में छपी खबर की तरदीद की है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान सी पैक में अपने किरदार पर नजरसानी करेगा। अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि उनकी बात को सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया है। और आखिर में बात करेंगे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जिन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने चीफ जस्टिस को उनके डैम फंड के लिए 1 अरब रुपए का चेक पेश किया। बोल बोल पाकिस्तान में खुश आमदीद। मैं हूँ गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूँ कि जैसे ही आपको टेलीफोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के ज़रिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_, और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं bolbolpakistan@dawnnews.tv। अच्छा भी गुलमीन है, मुझे ये मर्ज़ लाहक है कि मैं वक्त से बहुत पहले शोर मचाना शुरू कर देता हूँ। सही बात है। आपको याद होगा कि मैंने कहा कि यार ये क्या बात हुई कि 186% यानी अगर आपका 100 रुपए बिल आ रहा है तो आपको 286 रुपए आएगा। किन लोगों को कि जिनका एक चूल्हा है, हाँ, जो घरेलू इस्तेमाल के लिए गैस क्या 2 वक्त का खाना बनाते होंगे और आगे सर्दियां आनी हैं तो मैंने दुहाई मचा दी। हाँ, यस। क्योंकि आजकल मसला ये है कि हमारे मुल्क में सुना है कोई अपोजिशन होती है, वो पता नहीं कहाँ होती है। हाँ, वाकई नुसरत साहब पता नहीं महबूब की कमर की तरह है, हर चंद के है कि नहीं है। बहरहाल लेकिन हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अवामी मसाइल के बारे में लोगों को आगाह करते हैं। सर्दी आने वाली हीटर, खैर इट वुड बी वेरी खुदा का शुक्र है आज इजलास हुआ और इजलास के बाद फवाद चौधरी साहब ने इत्तला दी है कि फैसला मुअख्खर। हाँ, यही मैं कहने वाली थी कि फौरन नहीं करेंगे। ये तो नहीं है कि कभी भी नहीं होंगी, शायद आराम आराम से हो जाएंगी। अच्छा, थोड़ी थोड़ी करके हो जाएंगी। मुअख्खर कर दिया गया है, यानी गैस की कीमत तो बढ़ानी है, बस अब कब कैसे? अब ये कि उसका फार्मूला गालिबन ऐसा बनाए, फरियाद ही की जा सकती है कि भाई साहब बहुत आसान है कि एक आदमी एक चूल्हे वाला अगर 2 वक्त का खाना बनाता है तो कितनी गैस खर्च हो जाती होगी। हाँ, मतलब स्लैब्स वैब्स बना दिए और आइंदा नहीं, स्लैब्स तो ऑलरेडी मतलब है, कि बढ़ाने के लिए भी या उस तरह से कुछ देख लिया जाए कि रिलीफ आप दे दें, जो कम इस्तेमाल वाले उन पे तो इतनी ना बढ़ाएं, उन पे ना करें। बस ये है मसला। लेकिन उसको पास ऑन कर दिया मुअख्खर, और इस मुअख्खर होते हुए भी उन्होंने गुंजाइश रखी है कि जी ज्यादा वावेला मचाने की ज़रूरत नहीं। फवाद चौधरी साहब बहुत स्मार्ट स्पिन डॉक्टर हैं, ऐसी बात नहीं। एक ज़रा थोड़ा सा उनके साथ में सैफ हो गया, आतिफ मियां वाला, वो बस हो जाता है ज़रा। मुझे लेकिन लगता है कि आम तौर पर वो अच्छी तरह जो है स्पिन करके असल मामले को इल्यूड कर देते। हाँ। लेकिन आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो उसमें वो ये कहते रहे बार बार कि देखिए साहब, जिन लोगों को घरों में गैस मुयस्सर है लाइनों के जरिए, कनेक्शंस के जरिए, उनकी तादाद पूरे मुल्क में 40% है। ठीक। बाकी 60% गैस के जो सारिफ हैं वो सिलेंडर वगैरह पे गुजारा करते हैं। फाइन, ठीक है। अब 40% जो हैं ये इस फिगर का इसलिए उसको रब इन किया जा रहा है कि साहब वो 40% शहरों के रहने वाले, ज्यादातर लोग तो वैसे भी इसमें इफेक्ट नहीं होंगे, ये कहना चाह रहे थे। ये कहना चाह रहे थे ना, सेल ये कर रहे थे। अंदर की कहानी ये है कि ये 40% का फिगर ही जो है वो लगा कि यार 40% गैस का बिल, और कितने होने हैं बाय इलेक्शंस अभी? काफी सारे, मतलब कम से कम उनमें से 2 बाय इलेक्शंस होने हैं
लाहौर में, एक वो सीट जो इमरान खान साहब ने खाली की है, सही है, और एक वो सीट जो हमजा शहबाज शरीफ ने खाली की है। चले तो फिर तो ये डेफिनेटली पोस्टपोन ही हुए हैं। तो आगे ये कहा कि यार अगर इस वक्त बढ़ा दी गई हाँ, तो जल्दी से 2-3 बाई इलेक्शन ऑलरेडी इनका ये है कि यार लाहौर का जो है वो कैसे तोड़ना है। हाँ, कराची तो तोड़ लिया, ठीक है, तो ये मैं उसकी पॉलिटिकल साइड बता रहा हूँ। ओके, या चले कुछ ही वजह से ही, थोड़ी देर को ही सही, कुछ रिलीफ मिला, खुदा तेरा लाख लाख शुक्र। लेकिन अब अहम तरीन बात ये भी है कि खुद फरमा रहे हैं कि वो तो 40% हो गए ना, लेकिन जो 60% कंज्यूमर है, हाँ, उसके साथ क्या हो रहा है? कह रहे हैं कि जी उसकी कीमत गुज़श्ता 4-5 महीनों में 70% तक बढ़ गई, यानी 1200 का औसतन जो सिलेंडर आ रहा था वो उसकी 70% वो इस्लामाबाद में मैं आपको जाती तौर पर बता सकता हूं कि 1900 रुपए का है। मतलब जो आप सिलेंडर लेकर भरवाते हो, मैं बाकी किसी शहर के बारे में 1200 से वो 1900 का हो गया, आपको इस शहर का बताने। दैट मींस ये गुज़श्ता 5 से 6 महीनों के दरमियान। तो उसमें मजीद इन्होंने इजाफा भी करना है अभी? मैं ये जानना चाहता हूं, उस पे वो ये कह रहे हैं कि हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये अचानक इजाफा क्यों हो गया और इसको कैसे रोकना। सब्सिडी देना बहुत जरूरी होता है, स्पेशली जो ऐसे तबके। लेकिन इस फार्मूले को बदलना था। अच्छा, कि ये कह रहे थे कि जी हमें ये वारा नहीं खा रहा, सही, हमें आपकी सब्सिडी इसके बावजूद वारा नहीं खा रही। हालांकि पिछले साल इन सहूलतों का फायदा इन्होंने इतना उठाया कि इन्होंने 14 अरब रुपया मुनाफा कमाया है इन कंपनियों ने, क्योंकि पिछले साल जरूरत से ज्यादा थी। एक मिनट, रावलपिंडी से कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। नुसरत भाई जी, वो तो बात कर रहे हैं, बोल तो नहीं रहे। हुक्म करें ना बीबी, हुक्म करें। अच्छा जी नुसरत साहब, मैं आप गैस पे एक बात कर रहे हैं कि गैस चोरी कैसे होती है, तो कैसे होती है। मेरे भाई आपको भी मसला है, हमें भी मसला है। अब सर्दियाँ आ रही हैं, मैं मसला बताऊं। एक सिलेंडर रखे हुए हैं, एक गैस के वो क्या होते हैं, लकड़ के चूल्हे रखे हुए हैं, कोले रखे हुए हैं, गुजारा कर रहे हैं। और मेरे आस पड़ोस इतनी गैस है भाई, जलने से भी वो नहीं बंद होती। गीजर जल रहे हैं, चूल्हे जल रहे हैं, हीटर जल रहे हैं, कमरों में इतनी जल रहे हैं, हम रोटी पकाने के भी काबिल नहीं है। जब देखो जाके गैस चोरी हो रही है। कैसे चोरी होती है? पूरे एरिया में हो रही है। मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह करके अपनी बात का, मैं अपनी बात नहीं, लेकिन नहीं, मेरे भाई मैं बात सुने, मैं अपना तो कंफर्म करूँ ना। इस कदर गैस जल रही है, इस कदर गैस जल रही है, और गैस ना होने के बावजूद 3-3, 4-4 हजार बिल आता है। और जो लोग वापर मकदार में चोरी की गैस जला रहे हैं, उनके घर में बिल वो ही आता है जो 300-400 आता है। आप कैसे कहते हैं ये लोग महलों में जो चूल्हे जलाते हैं या हीटर चलाते हैं वो कितनी गैस चोरी करते हैं? मेरे भाई कतरा कतरा सी दरिया बनता है। ओहो जी, मैं तो आप जो फरमा रही हैं, मैं आप ही का तो एक केस में शायद समझा नहीं पाया। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जैसे लोग जो आप कह रही हैं कि एक चूल्हा जलता है, आपको उसके बावजूद 3 से 4 हजार रुपया आता है, बिल आता है। आप 3 से 4 हजार रुपए की गैस तो खर्च नहीं करती होंगी ना? नहीं मेरे आप किसी और की चोरी के पैसे दे रही हैं ना? बिल्कुल दे। तो मैं तो ये फरियाद कर रहा हूँ कि जो चोरी कर रहा है उसको पकड़ो यार। पकड़ते ही कोई नहीं मेरे भाई। मैं आपको भाई कर रही हूँ, मैं आपका टाइम भी ले रही हूँ। मैं पिछले साल लाहौर तक ना, मैंने इन लोगों को घर के नंबर भी बताए हैं, फोन नंबर भी उन लोगों के बताए हैं, और मैं लाहौर तक रिपोर्ट की है और किसी ने एक्शन नहीं लिया। चले, अब आप ऐसा कीजिएगा कि आप शेख रशीद साहब तो आपके शहर के हैं, उनको बता दीजिएगा, शायद वो आपकी मदद करें। अगर उनके यहाँ भी गैस जो है वो नजर अल्लाह नहीं आ रही तो बहरहाल ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _ अच्छा भाई, एक साहब ने अभी ट्वीट किया है, आई डोंट नो हाउ फार करेक्ट, और बल्कि शायद दुरुस्त ही होगा। उन्होंने कहा कि जी रज़ाक दाऊद साहब का दाऊद हरकुली से कोई ताल्लुक नहीं है, इनके हुसैन दाऊद साहब का सही, ओके, ठीक है, और उन्होंने भी इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया था, वो एंग्रो बैंग्रो में चले गए। अच्छा चलें, जिसमें असद उमर साहब चलें जी, समझे हम बात सही, ठीक है। तो एक बात क्लियर हो गई जी। पेशावर से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर भी रहा ना किसी हेलो, ना किसी तरह का। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप बात कर रहे हैं? जी जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप टेलीविजन पे बात कर रही हैं, फरमाइए। अच्छा जी, बात ये है कि देखें, चोरी जो होती है ना वो इदारों की मिली भगत से होती है। ठीक है। जो चोरी होती है वो इदारों की मिली भगत से होती है, वहाँ के लोग शामिल होते हैं। दूसरे जो कंप्रेसिव गैस के हैं उन पर बैन लगना चाहिए। अच्छा, जो सब घरों के लोग गैस खींच लेते हैं और अपने नहीं तो, लेकिन तो आपके पेशावर में तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट रही ना जी, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है। तो इन्होंने नहीं रोका उसको, कंप्रेसर को, वो तो बाजार में बिकते होंगे ना। दुकानों पे जो है उस पर बैन, वो दुकानों पे छापे मार के बंद करें उनको। हाँ जी, उसको बंद करें, उसको खत्म करें। दूसरी बात ये है कि लोगों ने तंदूर लगाए हुए हैं अपने घरों में और उसमें कंप्रेसिव से लोग दूसरे के घरों की गैसें खींच के और अपने घर लेते, वहाँ भी घरों पे भी छापे होने चाहिए। लेकिन जब तक चोरी है ना, नहीं मिले होंगे ना। नहीं देखिए, आप जब तंदूर से चोरी करना और किसी का प्लांट लगा हो के चोरी करना, उससे भी बहुत मुख्तलिफ बातें हैं। वो लेट्स का लेवल ही उनका कहना ये है कि यूं जो लाइन आ रही है उसी में से वो खींच लेते हैं तो ना, वो डोमेस्टिक है और कंप्रेसर और तंदूरों से तो बीबी, लेकिन इसको चेक करना तो हुकूमत का काम है ना, मेरा और आपका तो नहीं है ना। मेरे और आपसे तो बहुत ज्यादा, हमारे तो बस की बात नहीं है। वैसे अगर हम किसी को कहेंगे वो हमें पकड़ के, यानी मेरे जैसे बंदे को कुट लगा देगा, मैं क्या करूं। और से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सर। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए सर जल्दी सर से। पहले तो सर एक बात है, इफ्तिखार गिलानी कर रहा हूँ लाहौर से, जौहर टाउन से। जी जी सर, पहले तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे और आपका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। बात कर लें आपके लिए सर, बात कर लें भैया, बात कर लें, बहुत शुक्रिया। सिर्फ दो इशू है सर, सिर्फ दो। एक तो सर गैस पहले हम भराते थे सिलेंडर 12 kg का 1400 में, अब चला गया सर 2100 में। सॉरी मेरा बच्चा हो रहा है। दूसरा सर ये सीपैक का पूछना था कि सीपैक में हमें कोई फायदा ही होगा या गल्ला ही बनी हुई है खाली? जी, मैं आपसे जल्दी बात करने का इसलिए कह रहा था कि मैं अपने प्रोग्राम का बकिया हिस्सा जो है वो सीपैक के हवाले से जो अभी गुफ्तगू शुरू हुई है, थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी, उस पे आना चाह रहा था। जी मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि चलें जी, गैस की कीमत आपने मुअख्खर कर दी, लेकिन हमें कोई ये तो समझाए कि गुज़श्ता 4-5 महीनों में ऐसा क्या वाक़या हो गया जिस वजह से बढ़ी कि इतनी मार्क्ड इंक्रीज हुई है गैस के सिलेंडर में। और अगर फ़र्ज़ करें वो नाजायज़ वजूहात की बिना पर हुई है तो उसको कंट्रोल कौन करेगा, और अगर जायज़ वजूहात की बिना पर है तो क्या इसमें और इजाफे की हम तवक्को करें, या ये इन चीज़ों के जवाबात जो हैं वो हुकूमत को फराहम करने चाहिए। इन लोगों ने आजकल फवाद चौधरी साहब को रखा हुआ है, वो ऐसी बातें उनको बता दें, जैसे उनकी तरफ से अगर मैं वज़ीर इत्तलात हूँ तो बड़ा आला है कि जी हमने तो आज हमने वो कहा कि नहीं, कि गरीबों की वजह से, और प्राइम मिनिस्टर ने कहा नहीं, आम आदमी पे बोझ नहीं होना चाहिए। तालियाँ, लेकिन अंदर क्या गेम है। खानेवाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो खानेवाल। अब्दुल हमीद बोल रहा हूँ। हेलो जी। कि खाद जो होती है हमारे पास जो आती है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि बोरी की कीमत है 1420 रुपए, और हुकूमत हमें देती थी 1320 रुपए की। ठीक। और अब वो खाद हमें मिल रही है 1700 रुपए का। जी अच्छा, वो भी बढ़ गई। यूरिया का जो बोरी है ना वो 1700 रुपए की मिल रही है। ठीक। गैस का आज में वो 1850 रुपए का मिला है मुझे। माय गॉड। ठीक, अच्छा 1850 का। अब बिल्कुल सही है जी। अब इसको भी आप ये कह रहे हैं कि वो जो मैं तुम्हें कह रहा था ना कि इसको 50-50 करना चाह रहे हैं कि 50 LPG वगैरह हो और 50 गैस हो, और जो इम्पोर्ट कर रही है उस पर फवाद चौधरी साहब कह रहे थे
کہ 1 लाख टन जो करेंगे तो उस पे सब्सिडी देंगे। अच्छा, अब वो क्या देंगे उसका मैकेनिज्म उन्होंने नहीं बताया। अब अगर वो 1885 की मिलनी है तो इसमें खास तौर पर एक बात जहन में रखिए, बुनियादी तौर पर आपको ये खाद चाहिए अभी गंदुम के लिए, ठीक है। रबी में बुनियादी तौर पर हमारा जो मेजर जो होता है, हम पहले गंदुम, ठीक है, वो अक्टूबर से उसका काम शुरू है ना, आइंदा 3 महीने हमें वो चाहिए खाद, फाइन, ताकि हम कम से कम अपनी जरूरत की गंदुम पैदा कर सकें। एक बात ऑलरेडी हमारे जो डाउन स्ट्रीम एरिया है, मतलब जैसे ही आप पंजाब, जनूबी पंजाब से, पंजाब का काफी हिस्सा डाल के जनूबी पंजाब हाँ, बिल्कुल सिंध तक जाओगी तो ये पानी वो तो जो रबी की फसल के लिए मुयस्सर है वो 45% ऑलरेडी कम है। बिल्कुल ठीक है। तो हमें इस वक्त, मैं तवक्को कर रहा था कि ये हुकूमत, आज फवाद चौधरी साहब कह रहे थे किसान फ्रेंडली और ये एक तो कोई ऐसा बीज फराहम करने पर तवज्जो दे कि जो कम पानी पे भी काम कर सके, और फिर ये कि अगर फर्टिलाइजर में थोड़ी 1850 सब्सिडी कर दे तो लोगों को थोड़ा फायदा तो भाई उनको कम से कम, ताकि हम इस अमर को तो यकीनी बनाएं कि इतनी कि हमें अपनी जरूरत के मुताबिक गंदम तो इस बार मुयस्सर आए, गंदम ना इंपोर्ट करनी पड़े इवेंचुअली, और खुदा न खास्ता अगर वो भी करनी पड़ी और उसमें जो बेरोजगारी, मायूसी, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फिर बहुत लंबे चौड़े जो उन इलाकों में फैलेगी, एहसास महरूमी, वो एक अपनी जगह होगा कि यार हम कहाँ फंस गए। तो ये एक चीजें हैं जिन पे आपको पूरा फोकस चाहिए। अब उसमें ये है कि मुझे अफसोस होता है कि इतने संजीदा इश्यूज से तवज्जो हटाने के लिए मंडवा लगाया हुआ है, गवर्नर हाउस खोल दिया, बस ये तो ऑप्टिक्स है ना। मैं को 33,000 मरतबा लाहौर के गवर्नर हाउस में गया हूँ, सिवाय बाग के और कुछ भी नहीं। हाँ, तो मतलब बाकी यूं एक फिल्मी किस्म का जीना जाता है और नीचे आ जाता है। मतलब ये बिल्डिंग्स है ना, इनमें बहुत ऐसी कौन सी कोई इतनी इनकी कोई समझियो बात को। अच्छा जी, वो फलान जगह खोल दी, यार छोड़ो, तो उसको उस पे कीमतों के ऊपर आप लोगों के बेसिक इश्यूज, मतलब कि अगर फर्ज करें आपने वादा किया था कि आप साफ शफाफ ये वो, आप बताइए कि यार गैस का ये मतलब, जैसे आज कह रहे थे फवाद चौधरी साहब कि जी जिस दिन नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई 1 रुपया भी नुकसान नहीं हो रहा था गैस कंपनीज को। अच्छा, अब 1500 करोड़ या 150 करोड़, अब मैं इस वक्त भूल रहा हूँ क्योंकि मेरा हिसाब काफी कमजोर है, वो कह रहे हैं कि सालाना होता है। माय गॉड। और उसमें मेजर फैक्टर गिनवाया जाता है यही चोरी, जिसपे आप देखें ना कॉल्स आना शुरू हो गए। ठीक। तो भाई आप इन इश्यूज को बताइए कि भाई इतना हम अफोर्ड कर सकते हैं, आप भी अफोर्ड कीजिए। और मैं दोबारा कह रहा हूँ कि जिन्होंने चोरी की, यार वो तो कम से कम 40-50 बंदे मेरे लिए नमूना बनाओ ना, ताकि मुझे एतबार आए। मैंने चौधरी सरवर साहब का वो जाके वो सूरत नहीं देखनी, पता नहीं जू में बैठा हुआ करेगा या खिड़की में यूं हो, खुदा के वास्ते कैसे वो, जब मैं गवर्नर हाउस जाऊंगा तो क्या गवर्नर शीशे के पीछे नजर आएगा। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हुकूमत के जो मुशीर है अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, उनका एक इंटरव्यू छपा है फाइनेंशियल टाइम्स में सीपैक के हवाले से, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब आ जाए असल मसले की जानिब। तो भी ठीक है, रज़ाक दाऊद साहब की तरफ से वजाहत आ गई है। हाँ, क्लैरिफिकेशन नहीं है, कैटेगोरिकल तरतीब नहीं। उन्होंने कहा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कुछ कहा है कि जी सयाक और सबाक से हट कर मेरा, हाँ, और कुछ उसके हिस्से जो हैं वो ऐसे हैं, मतलब नॉट इवन ये कि ये तो मैंने कहा ही नहीं। अब मैं समझता हूँ कि इस वजाहत, मैं इसको हरगिज़ तरदीद नहीं कहूँ, नहीं तरदीद तो बिल्कुल भी नहीं है, इस वजाहत के बावजूद द डैमेज हैज़ बीन डन। ओके, ठीक, नुकसान हो गया। देखिए ये खबर जो है ये फाइनेंशियल टाइम्स में छपी। हाँ, कोई छोटा मोटा फाइनेंशियल टाइम्स जो है दुनिया भर के कारोबारी अफराद, बैंकॉक में बैठा हुआ है, न्यूयॉर्क, में बैठा है, न्यूयॉर्क कराची में है, अर्जेंटीना में है, दुरुस्त, उसके लिए वो बाइबल है। उसमें जो छपा है उसने उसको मुस्तनद है, मेरा फरमाया हुआ लेना है। नंबर 1,
दूसरी बात ये है کہ رزاق داؤد صاحب کی بات پہ اس لیے اعتبار کیا جائے گا کہ یہ خان صاحب کے بہت پرانے مشیر ہیں. اتنا ان پہ ان کا اعتماد ہے کہ شوکت خانم اچھا عمران خان صاحب نے تو شوکت خانم کے فنڈز اکٹھے کیے, ہاں ظاہر ہے اس کو پھر صورت دینے میں جو 2 یا 3 افراد جیسے مانی صاحب تھے جو ابھی وہ پی سی بی کے چیئرمین ہوئے ہیں, اور یہ رزاق داؤد. ٹھیک, رزاق داؤد صاحب جو ہیں یہ مشرف صاحب کے بھی وزیر رہے ہیں. ٹھیک, ذاتی طور پر لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں, کہتے ہیں ملنگ ٹائپ کے آدمی ہیں اور دھندے کے آدمی ہیں اور مطلب کہ پریکٹیکل آدمی ہیں, شو بازی نہیں کرتے, سیٹھوں کی طرح والا رویہ نہیں, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور لیکن جو ایک آدمی یوں کر کے پروفائل نکالے گا, وہ لوگ تو حساب رکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ تو موسٹ ٹرسٹڈ پرسن ہے عمران خان صاحب کا, اور ان کے ٹرسٹ کا یہ عالم ہے کہ انہوں نے جب فنڈ اکٹھا کر کے تو شوکت خانم کے تو ان کے حوالے کر دیا. اب یہ جو بات جو اس سے منسوب کی جا رہی ہے اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے, نمبر 1, اور خاص طور پر اس لیے بھی لینا چاہیے کہ وہ خود بھی ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. بالکل رائٹ. نمبر 2, یہ بات اچانک نہیں آئی, نہیں پہلے بھی کہہ چکی حکومت. اس پروگرام میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ مجھے مرض لاحق ہے کہ میں شور مچانا شروع کر دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا ابھی چند ہی روز گزرے تھے عمران خان صاحب کو وزارت کا حلف لیے ہوئے, میں نے کہا کہ یہ پومپیو امریکی وزیر خارجہ کا یہ انٹرویو سنو. First, there's new leadership in Pakistan. We welcome engagement with them in a way that we think will benefit each of our 2 countries. Second, make no mistake, we will be watching what the IMF does. There's no rationale for IMF dollars and associated with that American dollars that are part of the IMF funding for those to go to bail out Chinese bondholders or China itself. اچھا, میں نے ہر چیز چھوڑ چھاڑ کر میں نے کہا دیکھو گلمی نے یہ کیا کہہ رہا ہے 31 جولائی کہ ابھی تو یہ بات کو میں نے کہا کہ یہ دیکھو ابھی تو ہم نے فیصلہ تک بھی نہیں کیا کہ IMF جانا ہے یا نہیں جانا, تو یہ پہلے کہتا ہے کہ بچوں وہاں آنے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ ہم چین کے دیے جو ہے نا چیز وہ قرضے ورزے میں آپ کی مدد نہیں امریکی ٹیکس پیئر کا ڈالر اس میں نہیں لگے گا کہ چین کا قرضہ اتارنے میں. میں نے کہا یہ تو سبورژن کر رہا ہے. چلے جی, اس کے بعد کیا ہوا, میں نے اس کی اس بات سے میں نے انٹرپریٹیشن نکالی, میں نے توجیہ یہ پیش کی, میں نے کہا کہ یہ امریکی یہ حالانکہ یہ سوال کروائے جاتے ہیں ایسے, ہاں ظاہر ہے تاکہ اپنا میسج, بھئی IMF جانے کا فیصلہ ہی نہیں ہوا کیونکہ اسی جب یہ اس کا چھپا وہ آیا آن ایئر ہوا تو IMF نے کہا کہ جی ہمیں تو اپروچ ہی نہیں کیا. ہاں بالکل کلیریفیکیشن آئی تھی جو بڑی عجیب سی بات. میں نے کہا یہ اس کلیریفیکیشن کے باوجود یہ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے یہ ہمیں کوئی پیغام دے رہا ہے, اور وہ پیغام کیا ہے وہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی. پاکستان جب IMF کے پاس جائے گا اور جانا ہماری مجبوری ہے, 10-25 باتیں سننی پڑیں گی. کوئی دنیا کا ملک سعودی عرب ہو یا چین آپ کو $14 ارب کا پیکج نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے, it would be too much to expect کہ کوئی آپ کو 14 ارب چین اپنا یار ہے اس پہ جانثار ہے, لیکن وہ بھی اس طرح تو نہیں کہ یہ لے $14 ارب. نہیں, وہ تو اپنا کام بھی کرانے کے لیے اپنی چیزیں مطلب ایک طریقہ کار ہے ان کا. اب اس پہ وہ ڈیلے کریں گے, صحیح ہے, اور اس ڈیلے کے اندر پاکستانیوں کو باور کروایا جائے گا کہ یہ جو تمہارے حالات دگرگو ہوئے ہیں وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ تم نے سی پیک بنایا. صحیح, لہٰذا ابھی تک جو منصوبے ہیں ان کی تمام تفصیلات لوگوں کے سامنے لائی جائیں کہ چین نے کوئی آپ کو خیرات نہیں دی بلکہ یہ تھے اس کے, ان کو کر ہی دینا, ویسے بھی سچ بولنا چاہیے جو آنے والی وہ جو گیم کھیل رہے ہیں نا, تاکہ پاکستانیوں کو یہ احساس دلایا جائے گا کہ کوئی یاری شاری نہیں تھی. یہ اسی دن میں نے شور مچایا. اب چلو جی ہم کہتے کہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد بی بی کابینہ کا اجلاس, کابینہ کے اجلاس کے بعد میں نے فوراً جب وہ آئے ٹکر 7 بجے اس کی بریفنگ تھی فواد چودھری صاحب کی, میں آیا, میں نے کہا یار آج انہوں نے پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا ہے لیکن ہم تو کچھ اور, چلو بات. وہ لفظ بڑا عجیب لگا تھا میرے خیال میں, ریویو والا ہے نا, اس کے فوراً دوسرے دن
मैंने दोबारा याद कराया, कल काबीना का इजलास हुआ था, ठीक है, काबीना के इजलास के खात्मे के बाद उसकी ब्रीफिंग के लिए वजीर इत्तलात साहब आते हैं, तो वो पहली इत्तला ये देते हैं कि उनकी हुकूमत सीपैक को रिव्यू करेगी। हाँ, और मेरे ख्याल में शायद किसी ने भी वो खबर ही नहीं की, किसी ने डिस्कस नहीं की, और वो मामला इतना सीरियस था कि अभी टिक्कर चल रहे हैं कि खुसरो बख्तियार साहब ने कुछ एक दो बातें की हैं जो कि गुड्डी हैं। अच्छा, लेकिन वो रिव्यू वाली नहीं है। ओके, तो इसका मतलब अभी तक रिव्यू क्या है, तो ये तो अब आज या कल की डिस्कशन, चलो कल ना सही, कभी 7 बजे के करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, चले तो आज तो कम से कम इस पे कोई सीरियस प्रोग्राम हमारे अखबारात जो रात को जब 12 साढ़े 12 बजे तक की डेडलाइन है, तो मैंने देखा कि बहुत सारे बड़े मुस्तनिद अखबारात उनमें भी उनकी जो टॉप की स्टोरीज थी, बस अब देखो काबीना के इजलास की ब्रीफिंग, तो पहली बात रिव्यू का अंग्रेजी में मतलब होता है असर नो जायजा। हाँ बिल्कुल, यस, ठीक। अब ये बैकग्राउंड है, फिर कमेटी बन गई। अब मैं उस वक्त जानबूझकर खामोश था। काबीना में सीपैक के बारे में बहुत लंबी तकरीर करने वालों में सरे फहरिस्त रावलपिंडी के इनकलाबी गॉड, उनको क्या पता और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते रहे कि यार वो मैं तो समझा हूँ ये गेम चेंजर है। मैं अब रिव्यू कर रहा हूँ, मुझे उस वक्त भी पता था, मैं बता रहा हूँ उस वक्त जब मैंने ये बात। अच्छा, तो अच्छा, अब जब ये बैकग्राउंड हो, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का, बाद में हमारी काबीना का इजलास, अब उसके अंदर वो अगर उन्हें सयाको सबाक कुछ भी रहा हो, हाँ, तो बात तो रज़ाक दाऊद साहब ये कहते पाए जाएं कि जी ये जो साबिका हुकूमत थी ना, उसने अच्छे मुज़ाकरात नहीं किए। यानी मंसूबा सच तो अच्छा है, लेकिन जो डील की है उन्होंने अपना होमवर्क नहीं सही किया और सही मुज़ाकरात नहीं किए। और उसके बाद कहा कि चीनी कंपनियां जो हैं उनको बहुत सारे टैक्स ब्रेक्स दिए, और उसके बाद अनड्यू एडवांटेज इन पाकिस्तान और इंडिया। राइट। अब एक धंधे का कारोबारी आदमी विद द हिस्ट्री ऑफ बैकग्राउंड, जब खबर भी चल गई हो कि रिव्यू कर काबीना की कमेटी कर रही है, उस कमेटी में आप कह रही हैं उन्हें क्या पता शेख रशीद साहब भी हैं उस कमेटी में, वो रिव्यू कमेटी में खैर करे। उसके जो खुसरो बख्तियार साहब हेड कर रहे हैं, लेकिन अब ठीक है ना, अब उस कॉन्टेक्स्ट में ये आया है तो दुनिया तो संजीदगी से लेगी। एब्सोल्युटली, क्योंकि बार-बार ये बात कही जाती है। ये चीनी जबार खाने को अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी पड़ी है, वहाँ तर्जुमान अलग से, और उसकी वजह है। चलें वो ब्रेक के बाद बताते हैं। चलें ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीपैक पे अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट ज़रूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान। अच्छा, अब इस हवाले से मैं बिल्कुल ये बात तस्लीम करने को तैयार हूँ कि शायद पंजाब स्पीड ने जल्दी में कुछ हाड़ाहुड़ी कर ली होगी। हाँ, ओके, फाइन, या देखिए चीन का मसला क्या है। चीन और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो एक रेफरेंस है पूरी दुनिया में। चीन को ठीक है, श्रीलंका में मसला हुआ, हाँ, वहाँ पे उन्होंने डेवलप किया था, वो उनको अपनी पोर्ट गिरवी होने देना। अभी चीन के सदर अफ्रीका गए हुए थे। हाँ, वो जहाँ जाते हैं नुसरत साहब। नहीं बीबी, वहाँ पे उनके जाने का मकसद ये था कि वहाँ पे भी ये फियर्स आए कि यार कहीं हमारे साथ भी, क्योंकि जिसको बर्मा हम बोलते हैं, वहाँ पे भी कुछ सौदों पे गड़बड़ हुई है। वो पाकिस्तान के बारे में वो ये नहीं चाहते कि वो तासुर बने
کہ جیسے ہمارے ہاں بھی کوئی ویسا ہو رہا ہے جیسے سری لنکا میں ہو گیا تھا یا فلاں جگہ ہو گیا فلاں جگہ ہو گیا، اس کی وجوہات ان کی اسٹریٹجک ریزنز ہیں، صحیح، وہ یہ نہیں کہ آپ کی محبت میں، ہاں ٹھیک ہے، اور دوسرا کہ ایک ریفرنس ہے ہمارا کہ جی پاک چین دوستی یہ وہ، اب کچھ ایشوز تھے تو وہ کوائٹلی خاموشی سے ڈسکس کیے جا سکتے، چینی طریقہ بھی ہے ڈسکریشن، مثال کے طور پر آپ کو یہ بات بھی اناؤنس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ جی کابینہ کی کمیٹی بن گئی، ہاں آپ ریویو کرتے رہتے اور نہ کہتے، آپ کوائٹلی یہ کمیٹی بناتے اور اس میں جو بات ہوتی اور اس کو پھر جیسے ابھی چینی وزیر خارجہ آئے تھے ان سے بات کرتے. یا دوسری بات یہ جو جینیس بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو یہ پتہ نہیں بھی چین بہت بہت پروٹوکول کانشس ملک ہے. ہاں درست. منڈیرن کنفیوشس کیا تھا، ادب اداب رکھ رکھاؤ فلاں بندے کو کیسے ٹریٹ کرنا، وہ ڈسکریٹ ہیں پروٹوکول کے ساتھ بہت وہ رکھتے ہیں. آپ نے اگر پومپیو کو ریسیو کرنے کے لیے ڈائریکٹر جنرل امریکہ کو بھیجا، گڈ، وہ بھی یہ کرتے ہیں، لیکن جب چین کا وزیر خارجہ آیا تو آپ کے وزیر خارجہ کو جانا چاہیے، پھر آپ یو پل آؤٹ دی سٹاپس چین کے لیے، کیونکہ جب اس طرح کی بات چل رہی ہو اس میں آپ اپنی طرف سے بیلنس کرنے کے لیے امریکہ کو بتانے کے لیے کہ جی اب ہم نے یہ کسٹم بنایا ہے کہ ایسے ریسیو کیا کریں گے، یو ڈونٹ ڈو اٹ وتھ چائنا. ٹھیک ہے بی بی ملکہ برطانیہ کبھی کسی کے وہ استقبال کو نہیں جاتی، چینی صدر گیا برطانیہ تو ملکہ گئی تھی لینے، ہاں کیونکہ وہاں بھی بیکاز برطانیہ خود امپائر رہی ہے، انہیں پتا تھا کہ یار ہمیں چینی انویسٹمنٹ چاہیے، مارکیٹ چاہیے. گاٹ اٹ؟ ملکہ برطانیہ. ٹھیک ہے تو پھر ہمارے وزیر خارجہ یار وہ تو ہمارا تو ان کے بارے میں وہاں پہ اگر پرائم منسٹر بھی چلے جاتے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا، وہ کہتے ہاں چین پہ بالکل کوئی شور بھی نہ مچتا، صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ اچھا کیا پرائم منسٹر نے، اور بلکہ یہ تو میسج کیا ہے کہ یار کیا یہ سی پیک کہ امریکہ کو ہم کہتے ہیں کوئی اچھا ہے جو مرضی آپ ان سے ہر بہت کچھ بنو. کراچی سے کال جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. یہ سپٹمبر 2018 نہیں، آپ 2014 میں بھی چلے ہیں تو خان صاحب تو اس وقت سے سی پیک کے دشمن تھے، کہتے تھے کوئی چائنا کا صدر نہیں آ رہا، کوئی سی پیک نہیں بن رہا، سپٹمبر کے سٹارٹ میں جب یہ دھرنے پہ تھے. اور یہ تو وہ پارٹی ہے جو اپنی زہرہ شاہد واحد شہید کو بھی بھول گئی، 6 سپٹمبر کو بھی یاد نہیں کرا، کسی دن انہوں نے یاد نہیں کرا اقتدار میں آگے، جس سے 5 سال سے فون پہ انہوں نے سودا کرا. خیر چلے سر وہ تو چھوڑے، لیکن دیکھیے جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں بھیا تو بہت کچھ کرتے ہیں. اب آپ حکومت میں. اب میرا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بہت آسانی سے بغیر پبلک کیے ہوئے اگر کچھ مسائل ہیں سی پیک میں، کوئی ایشوز آ رہے ہیں تو چین سے ٹیک اپ کریں، تو ہم ان سے کریں، اور وہ ہماری مدد، they can't abandon us, they will hate to do it. وہ سری لنکا ونکا وہ یہاں پہ نہیں لے سکتے، کلوزنگ اب آ گئی ہے، بس طریقے سے کریں. آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈپلومیٹک انداز سے، یہ نہیں کہ ایک جونیئر آفیسر بھیج کے اور آپ پھر. چلیں آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا، کل آپ سے پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ.